सुल्तान, अबे रुक। सुल्तान, क्या कर रहा है? अबे क्या होगा? लगता है अबे लग रहा है। दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है आप लोगों का? आज मुझे एक चीज़ की बड़ी खुशी हुई है और मैं खुशी से लोटपोट हो रहा हूँ। मैं अभी उस तरह से मैं ज़ाहिर नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं खुशी से लोटपोट हो रहा हूँ। फैसल साले हयात साहब, द फ्यूडल लॉर्ड ऑफ पाकिस्तान फुटबॉल, द डिस्ट्रॉयर ऑफ पाकिस्तान फुटबॉल, गलीज़ आदमी, वो जो है इलेक्शंस हार चुके हैं और उनके मुंह पर एक एक वोट के ज़रिए पाकिस्तान की जो आवाम है वो निकली बाहर और उनके मुंह पर तमाचा मारा। एक एक वोट से तमाचा मारा गया उनके मुंह पर और उनको बोला गया कि दफ़ा हो जाओ, तुम्हारी नेशनल असेंबली में कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे जैसे डकैत और डाकू की। मेरी रूह को तस्कीन मिली है, दिल को इत्मीनान मिला है, मेरे बहुत मज़ा आया है। तो ये है। और दूसरा ये है कि ये वो आदमी है जिसने $5 लाख जो थे पेशावर के फीफा गोल प्रोजेक्ट्स में खाए थे। ये वो आदमी है जिसको अपने ही कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, झंग के अंदर, बोला गया था कि आप एक फ़ुटबॉल का स्टेडियम बनाएं, आपको फ्लड रिलीफ के लिए हम पैसे दे रहे हैं, फंडिंग दे रहे हैं। और वो साउथ कोरिया के फ़ुटबॉल एग्जीक्यूटिव ने दिए थे वो पैसे, जिसमें से 6,50,000 तो उन्होंने दिए थे AFC ने। उसके अंदर से अगर आप $4 लाख निकाल लें तो वो साउथ कोरियन ने दिए थे, जिसकी मैंने बात की अभी। तो वो ये भाई साहब जो पैसे हैं वो किधर ले गए, वो किसी को आज तक पता नहीं चला। ना PFF बताती है कि वो पैसे कहाँ गए और ना आज तक इन्होंने बताया कि वो पैसे कहाँ गए हैं। तो इस तरह के जो गलीस लोग हैं उनको गलीस लोग जो है ना वो कहना बनता है। लेकिन खैर, मैं जो हूँ आज बात करने वाला हूँ ज़मीना मलिक के ऊपर। पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो ज़मीना मलिक को। शी इज़ अ स्टार, पहली पाकिस्तान की प्लेयर है हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि हमने जो क्वालिफायर खेला था, ओलंपिक क्वालिफायर, आई थिंक अप्रैल में लास्ट ईयर खेला था, वो हमने पहली बार हिस्ट्री में हमारी विमेंस टीम ने खेला था। और विमेंस टीम ने क्योंकि पहली बार खेला था तो गोल भी हमने पहली बार मारा था उस कंपटीशन में। तो वो जो पहला गोल था वो ज़मीना मलिक ने मारा था एंड शी इज़ डेफिनेटली अ स्टार। 7 मैचेस खेल चुकी हैं पाकिस्तान के लिए एंड एक उभरता हुआ सितारा है। और आई होप कि यहाँ पर जो सेकंड टायर है सऊदी प्रो लीग का, जो सेकंड टायर है उसमें वो मैच खेलेंगी और वो जो टीम है वो प्रमोट हो सकती है। उसका पूरा चांस है कि वो जो सऊदी प्रो लीग है विमेंस की, उसके अंदर प्रमोट हो जाए, जहाँ पे मारिया खान खेल रही हैं। शी इज़ द सेकंड आई थिंक जॉइंट टॉप असिस्ट मेकर मारिया खान की, आई थिंक 3 या 4 असिस्ट है। तो वो इस वक्त सऊदी प्रो लीग में खेल रही हैं और ये सेकंड डिवीज़न में खेलेंगी ज़मीना मलिक। एक मेरे पास जो है ना बहुत ही ब्रेकिंग किस्म की न्यूज़ है और वो ये है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल होगा, आई एम नॉट सेइंग एट ऑल कि ये गारंटीड है कि ये होगा, लेकिन इसके होने के चांसेस हैं और काफ़ी बड़े चांसेस हैं। इसकी वजह ये है कि अज़रबैजान की जो लीग है जिसमें ईसा सुलेमान खेलता है और वो फर्स्ट डिवीज़न में खेल रहा है ईसा सुलेमान, और उसमें जो बहुत सी टीम्स हैं वो यूरोपा लीग में खेलती हैं, चैम्पियंस लीग में खेलती हैं। इनडोर चैनल्स में बात हो रही है, बिहाइंड द सीन्स ये बात चल रही है, ये नेगोशिएशंस चल रही हैं कि पाकिस्तान के जो 2 लोकल प्लेयर्स हैं उनको किसी तरह, जो सेकंड डिवीज़न है अज़रबैजान की, उसमें किसी तरह इंडक्ट करवा लिया जाए थ्रू द लिंक्स ऑफ ईसा सुलेमान। ये समर में हो सकता है, मई जून में, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। मैं फिर ये बता रहा हूँ कि कोई गारंटी नहीं है कि ये होगा, लेकिन इसकी बातचीत चल रही है, बैकडोर चैनल्स में ये बात चल रही है कि 2 जो प्लेयर्स हैं उनको कोशिश की जा रही है किसी तरह मुल्क से बाहर निकाला जाए और अज़रबैजान की सेकंड लीग में किसी तरह इंडक्ट करवा दिया जाए। तो ये अगर होता है तो इससे बेहतर कोई चीज़ हो नहीं सकती और मुझे बहुत खुशी होगी अगर ये होता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगेगा कि मैं पाकिस्तान से बाहर चला गया, मुझे ऐसे ही फील होगा। तो हर पाकिस्तानी फ़ुटबॉल फ़ैन के लिए ये बहुत एक खुशी की बात होगी अगर हमारे 2 लोकल प्लेयर्स भी अज़रबैजान की सेकंड डिवीज़न में भी अगर खेलते हैं, तो आई थिंक इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ ये है कि मरियम महमूद जो है वो इंजरी से वापस आ चुकी हैं। मरियम महमूद वेस्ट ब्रोम के लिए खेलती हैं, सीनियर टीम के लिए, और उन्होंने आते साथ ही गोल मारा है। शी इज़ स्कोरिंग गोल्स लेफ़्ट राइट सेंटर। इंजरी से पहले भी उनकी बहुत अच्छी फॉर्म थी, इंजरी के बाद भी उनकी बहुत अच्छी फॉर्म है। लेकिन वही बात है कि PFF कितनी और देर लगाएगी उनको एक्वायर करने के लिए, क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि वो अभी भी सोच रही हैं कि मुझे पाकिस्तान के लिए खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए। उनका थोड़ा सा ये है कि डबल माइंडेड हैं वो उस मामले में, लेकिन शी इज़ इन गुड फॉर्म। तो आई होप कि जो पाकिस्तान की फ़ुटबॉल फेडरेशन है वो कोई ना कोई इकदाम उठाए, कोई ना कोई काम ऐसा करे कि यार उनको ले आए पाकिस्तान की जो विमेंस टीम है उसके लिए। आई थिंक वी नीड हर डेस्परेटली। दूसरा ये है कि
इंडियन विमेंस टीम पे अब मैं आता हूँ। मैंने विमेंस टीम की, पाकिस्तान की विमेंस प्लेयर की काफ़ी बात की। इंडियन जो विमेंस टीम है अंडर 19 की, उनका मैच हुआ बांग्लादेश की अंडर 19 टीम के साथ, और एक बहुत ही मज़ाइका खेज़, बहुत ही कॉमिकल चीज़ हुई। वो ये हुई कि दोनों टीमों ने मैच खेला। अगर किसी को नहीं पता, पहले इंडिया ने गोल मारा, फिर बांग्लादेश ने गोल मार दिया, तो फिर 1-1 हो गया। आई थिंक स्टॉपेज टाइम या 90 मिनट्स के करीब करीब ही उन्होंने गोल किया था। उसके बाद इंजरी टाइम में जब गोल हुआ है तो फिर एक्स्ट्रा टाइम कुछ भी नहीं था, एक्स्ट्रा टाइम हुआ ही नहीं। उसके बाद पेनल्टीज़ हुई हैं। पेनल्टीज़ में 11 के 11 पेनल्टीज़ इंडिया ने भी स्कोर कर दी, बांग्लादेश ने भी स्कोर कर दी। तो दोनों टीमों ने जब 11-11 पेनल्टी स्कोर कर दी, उसके बाद प्रॉब्लम ये आई कि अब क्या किया जाए। हालांकि मेरे ख्याल से तो पेनल्टीज़ रोकनी नहीं चाहिए थी, उसको सडन डेथ के ऊपर ले जाना चाहिए था, और सडन डेथ पे जब मामला चला गया था तो आप तब तक पेनल्टी स्कोर करते रहो जब तक कोई मिस नहीं करता। इसमें स्टॉप करने की क्या बात है, मुझे ये नहीं समझ आई मुझे, क्योंकि हर दुनिया में हर जगह यही होता है। तो ये आपने स्टॉप क्यों कर दिया, मुझे ये एक चीज़ नहीं समझ आती। फिर दोनों टीम्स ने एग्री किया। एक तो ये मुझे बात नहीं समझ आई कि दोनों टीम्स ने एग्री क्यों किया। अगर आप में से कोई जानता है तो मुझे बता दो कि कॉइन टॉस पे जी हम फैसला कर लेते हैं कि कौन सैफ कप चैम्पियनशिप का फाइनल जीतेगा अंडर 19 का विमेंस। तो आई डोंट नो व्हाई दे ऑब्लाइज्ड ऑन इट, मुझे ये बात नहीं पता। तो मुझे थोड़ा क्लैरिफाई अगर कोई कर सकता है तो कर दे। और दूसरा ये है कि ये टोटल मिसमैनेजमेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। जो भी वहाँ पर फिर बदमज़गी हुई है या जो भी बुरी चीज़ हुई है, बॉटल्स फेंकी गई हैं, जो भी हुआ है, आई थिंक रेफरीज़ को यहाँ पे सबसे पहले और ऑफिशियल्स को सबसे पहले कसूरवार ठहराना चाहिए, एंड जो सैफ की बॉडी है उसको कसूरवार ठहराना चाहिए कि यार आप इतनी बड़ी मिसमैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। मतलब ये तो धांधली है, ये सीधी सीधी दोनों टीमों के साथ धांधली है, और इसका कोई राइटफुल इस तरह का विनर निकल ही नहीं सकता था। तो बेहतर यही था कि आप पेनल्टीज़ को रोकते ही ना। और दोनों टीम्स के साथ फिर हुआ ये कि उनको चैम्पियन करार दे दिया गया है, दोनों को चैम्पियन बोल दिया गया है। इंडिया भी चैम्पियन है, बांग्लादेश भी चैम्पियन है। तो सैफ इज़ जस्ट कॉमिकल, एंड आई जस्ट डोंट नो कि किस तरह से यहाँ चीज़ें चलती हैं। और काजी सलाउद्दीन पे काफ़ी ये वो उठाया जाता है, ये एक उंगली उठाई जाती है कि यार ही इज़ंट रनिंग सैफ वेल। मैं नहीं जानता कि उनके ऊपर करप्शन चार्जेस हैं या नहीं, तो मैं उसके ऊपर बात नहीं कर सकता। बट देर इज़ सम काइंड ऑफ इनकॉम्पिटेंसी जिसके ऊपर पॉइंट आउट किया जाता है अक्सर, और इवन बांग्लादेश के फैंस भी करते हैं कि उनको सैफ का हेड नहीं होना चाहिए। तो इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो आई थिंक इसमें और बेहतरी आ सकती थी, और ये बहुत अच्छे तरीके से फाइनल हो सकता था अगर ये लोग करना चाहते। दोनों टीम्स बहुत अच्छी थी, दोनों टीम्स बहुत तगड़ी थी, और हमें पता था कि दोनों टीम्स का जो मुकाबला होगा टक्कर का होगा। आप इसको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइनल एवर बना सकते थे अगर आप चाहते तो अंडर 19 में। लेकिन खैर ठीक है। जॉर्डन को सबसे पहले बहुत ज़्यादा मुबारक हो, मैं जॉर्डन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। फाइनल में वो पहुँच के हम एशियन कप के फाइनलिस्ट से खेलेंगे और वो हमें ठोकेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अच्छी बात है कि कुछ ना कुछ जो है ना, हमारी जो टीम है उसको एक रिस्पाइट मिल गई है कि चलो यार एटलीस्ट एशियन कप के फाइनलिस्ट में भी एशियन कप चैम्पियंस वो हमारे साथ खेलें। तो ये हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़ी बात है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है। और ये एक बहुत अच्छी बात होती कि अगर हम उनको होस्ट भी करते, अगर हमारी स्टेट में ये दिक्कत होती कि हम उनको होस्ट करते, हम इस काबिल होते एज ए स्टेट कि हम उनको होस्ट करते, तो आई थिंक बड़ा अच्छा होता कि मैं अगर अल तमारी को जिन्ना स्टेडियम में खेलता हुआ देखता, या पाकिस्तानी फ़ुटबॉल फैंस उसको खेलता हुआ देखते, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं थी। लेकिन स्टेट को ये मंजूर नहीं था क्योंकि वो इनकॉम्पिटेंट है, तो सीधी सी बात है ये। लेकिन यही है कि अभी 80% चांस तो यही है कि जिन्ना स्टेडियम में 80% यही बोला जा रहा है, मैंने काफ़ी लोगों से बात की है कि मैच नहीं होगा, वो मैच नहीं करना चाह रहे, उनका कोई इरादा नहीं है लाइटें लगाने का। वो यही कहते हैं जी पीएसपी बार बार के हम फरवरी के एंड पे लगाएंगे। लेकिन मूविंग ऑन फ्रॉम दैट, मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि किस तरह से स्ट्रक्चरली खेला, ऑफ द बॉल कैसे खेला, ऑन द बॉल कैसे खेला जॉर्डन ने। जॉर्डन की एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जब भी पोजेशन उनके पास आती है तो वो बैक थ्री के साथ खेलते हैं और बैक थ्री के साथ बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं। उनकी जो मिडफील्ड है ना, वो अगर मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो वो थोड़ी सी समझ लो कि ऐसे होती है, अ बिट लाइक दिस। मतलब एक मिडफील्डर थोड़ा सा पीछे होगा और एक मिडफील्डर जो है ना पिवट के अंदर थोड़ा सा आगे होगा। तो इस तरह से कुछ उनकी एक स्ट्रक्चर होता है। और थोड़ा सा हम देखते हैं कि उनका जो दो विंगर्स होते हैं या जो दो विंग बैक्स होते हैं वो काफ़ी स्ट्रेच्ड होते हैं। उसमें से एसन भी होता है जो कि काफ़ी स्ट्रेच्ड होता है। और सबसे मज़े की बात ये है कि इनकी स्टेबिलिटी कैसे आती है, वो इस तरह आती है कि क्योंकि ये पानी की तरह फ्लूइड है, ये ट्रांजिशन फ्लूइड तरीके से करते हैं। अगर बैक थ्री है तो एसन और उनका जो लेफ्ट विंग बैक है वो पीछे आ जाएगा, ठीक है, अभी मुझे उसका नाम भूल गया,
वो पीछे आ जाएगा, वो बैक 5 बना लेगा, ठीक है, वो बैक 5 बन गया, फिर वो 5-4-1 में डिफेंड करना शुरू हो जाएंगे या एक 4-4-2 का बैंक बना लेंगे, ठीक है। मोस्टली वो करते यही हैं जब वो लो ब्लॉक में खेल रहे होते हैं, और वो लो ब्लॉक में ही खेलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, बिल्कुल आप कह लो कि पेनल्टी बॉक्स के पास। लेकिन जब पोजेशन में आगे जाते हैं और मिडल ऑफ द थर्ड्स में पहुंचते हैं, तो हम ये देखते हैं कि उनका ये है कि एक जो है सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्ड रोल में खेल रहा होता है और एक डिफेंसिव मिडफील्ड रोल में खेल रहा होता है। इट्स अ बिट ऑफ अ स्ट्रेच्ड डायमंड यू कैन से। तो वो एक 3-4-3 तो होता है, लेकिन वो 3-4-3 डायमंड बना हुआ होता है। वो जो मिडफील्ड है दैट इज़ बेसिकली अ डायमंड, क्योंकि वो हमेशा ऐसे करके होता है, इट्स ऑलवेज लाइक दिस। तो ये मैंने काफ़ी फ्रेम्स के अंदर जब मैं मैच देख रहा था तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, और उसका रीज़न ये हो सकता है कि शायद वो जो मिडफील्ड है उसकी लाइन को, जो अपोजिशन की मिडफील्ड लाइन है उसको डिसोरिएंट करना चाहते हैं। तो वो क्योंकि अपोजिशन की मिडफील्ड लाइन को डिसोरिएंट करना चाहते हैं, तितर बितर करना चाहते हैं, तो वो अपना जो एक नंबर 10 होता है या नंबर 8 होता है या इवन जो डबल पिवट में प्लेयर होता है उसको आगे भेज देते हैं और एक पीछे ड्रॉप करके रहता है कि मैं अपनी जो लाइन है वो होल्ड करके रखूँगा, मैं पीछे डिफेंसिव मिडफील्डर के तौर पर रहूँगा और मैं बॉल को पिक करूँगा बैक 3 से और मैं आगे स्प्रेड करूँगा, आई विल इनिशिएट द बॉल फ्रॉम देयर। तो वो इस तरह खेलने की कोशिश करते हैं। और फ्रंट 3 तो हमें पता ही है यार, मतलब अल तमारी है, ठीक है, यज़ान है, यज़ान इज़ अमेजिंग। अभी मेरे ख्याल से उल्वान तो खेल नहीं रहा था इस वाले मैच में जो साउथ कोरिया वाला मैच था। तो साउथ कोरिया के अगेंस्ट जो इन दोनों की परफॉर्मेंस थी, थोड़ी सी इंडिविजुअल ब्रिलियंस भी थी और थोड़ी सी टेक्टिकल ब्रिलियंस भी थी। यहाँ पे उनका जो मैनेजर है हुसैन अमूता, आई थिंक जो उसने काम कर दिया यहाँ पे, मेरे ख्याल से शायद ही कोई जॉर्डन का मैनेजर इतना बड़ा काम कर सके, क्योंकि वो हिस्ट्री में कभी क्वार्टर फाइनल से आगे नहीं गए थे किसी भी कंपटीशन में, और आज वो फाइनल में पहुँच गए। तो ये चीज़ है। काफ़ी उनके प्लेयर्स हैं जो कि आई थिंक 3-4 प्लेयर्स हैं जो कि बाहर के मुल्कों में खेलते हैं, लेकिन मोस्टली जो हैं वो जॉर्डन से निकल के ही खेलते हैं, मतलब जॉर्डन में ही पैदा हुए और जॉर्डन से ही निकल के बाहर वो खेलते हैं। दूसरी मुझे ये लगता है कि जो एक सेट पीस है ना उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इनका फोकस होता है कि यार हमारा सेट पीस अच्छा होना चाहिए। दैट इज़ द मेन थ्रेट जिसमें ये बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं। इनकी प्रेसिंग, अगर आप वो पहला गोल देख लो, जिस तरह से पहला गोल हुआ साउथ कोरिया के अगेंस्ट, एक गलत पास, उनको पता था प्रेस ट्रिगर क्या है, व्हाट इज़ द प्रेस ट्रिगर। वहाँ से फिर अल तमारी ने बॉल उठाई है, अल तमारी ने बॉल लेके गया, ड्राइव किया उसके साथ, और द वे दैट गाय ड्रिबल्स मैन, द वे दैट गाय ड्रिबल्स, सच परफेक्ट बैलेंस ऑन द बॉल, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ क्लोज कंट्रोल के साथ दिमाग भी उसके पास कि यार फाइनल थर्ड में किस मोमेंट पे किस टाइम पे पास रिलीज़ करके देना है, और पीप होल से उसने पास रिलीज़ करके दिया है, बिल्कुल मेसी जैसा, जैसे मेसी ने नेदरलैंड्स वाले मैच में किया था वर्ल्ड कप में। तो उस तरह का वो पास था। उतना तो खैर एक्सक्विजिट नहीं था, लेकिन उस टाइप का एक पास था जो कि अल तमारी ने किया, एंड अल तमारी वॉज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड इन दिस मैच। मेरे ख्याल से अगर कोई ये कहेगा कि यार ये मैन ऑफ द मैच नहीं है तो फिर ज़्यादती होगी। ही वॉज द मैन ऑफ द मैच। और वो जो सेकंड गोल है, 3 बंदों को बाहर निकाल दिया उसने, पहले स्ट्रेच किया 3 बंदों को आउट ऑफ पोजीशन किया, आउट ऑफ पोजीशन करने के बाद फिर उसने अपनी ड्रिबलिंग स्किल्स से, मेसी की आत्मा आ गई थी उसमें, उसके अंदर मेसी की आत्मा आ गई थी और उसने वही फिर किया, गोल ठोका उसने, एंड डन एंड डस्टेड। तो बेसिकली जो उनका खेलने का तरीका है वो कोई एक, ये नहीं कह सकते कि यार एक तरीके से वो खेलते हैं। देयर इज़ नो रिजिड फिलॉसफी ऑफ जॉर्डन। हाँ ये ज़रूर है कि जब बड़ी टीम सामने आएगी तो हमने हराम बॉल खेलनी है, बट कोई रिजिड फिलॉसफी नहीं है। इस मैच में उन्होंने एक तरह का मिडफील्ड डायमंड ही खिला दिया, आप ये कह सकते हो, इन पोजेशन, स्पेशली जब वो अराइव करते थे फ्रॉम द फर्स्ट थर्ड इनटू द मिडल ऑफ द थर्ड्स, और जब उसमें जाते थे क्या कहते हैं फाइनल थर्ड में, तो उनका फ्रंट 5 बन चुका होता था। इट वॉज बेसिकली 3-2-5 बाय दैट टाइम। तो वो उस तरह से करने की कोशिश करते हैं, एंड 3-2-5 जो है, या अटैकिंग फ्रंट में जो 5 लोग हैं वो हमेशा बॉक्स को ओवरलोड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ प्रिंसिपल्स जो कि ये सजेस्ट करते हैं कि इसमें योहान क्राइफ का फ़िलासफ़ी का जो प्रिंसिपल है वो आ रहा है, जैसे कि वो क्लस्टर्स बनाते हैं, वो 4 बंदों का क्लस्टर्स बनाएंगे। 4 बंदों का अगर वो क्लस्टर बनाएंगे तो इट मीन्स के एक बंदा हमेशा तुम्हें ऐसा लगेगा कि एक्स्ट्रा है। और इस मैच में मुझे, जब मैं जॉर्डन का मैच साउथ कोरिया के साथ देख रहा था, मुझे यही लग रहा था कि एक बंदा जो है वो एक सर्टन जोन में एक्स्ट्रा है, 2-3 बंदे जो हैं वो एक बंदे के ऊपर चढ़े हुए हैं, ऐसा लग रहा था। उसका रीज़न यही था कि एक तो उनके जो फॉरवर्ड्स थे पीछे आके ड्रॉप करते थे, और जब वो पीछे आके ड्रॉप करते थे तो वो, अगर फॉर एग्जांपल काफ़ी स्टेजेस में मैंने देखा कि साउथ कोरिया
3-1-4-2 बना रही है, 3-1-4-2। और ये लिवरपूल ने भी कोशिश की थी करने की आर्सेनल के अगेंस्ट, बाय द वे। बहुत बेवकूफ़ों वाला इकदाम था वो, बहुत अजीब स्टेप था जो हमने किया। लेकिन 3-1-4-2 साउथ कोरिया करी थी, और यही साउथ कोरिया की हारने की एक बेसिक वजह है, क्योंकि सिंगल पिवट में हमेशा वो जो बंदा था उसके ऊपर 2 बंदे हमेशा चढ़े रहते थे, क्योंकि यजान जो था और ये अल्तमारी जो था हमेशा पीछे ड्रॉप कर रहे हैं, ड्रॉप करके स्पेसेस में रन्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। ना सिर्फ फुल बैक को उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है, बल्कि सेंटर बैक को भी ऑक्यूपाई किया हुआ है। इट मीन्स कि हमेशा एक एक एक्स्ट्रा मैन, ऐसा लगता था कि एक्स्ट्रा मैन है। तो वो उनके स्ट्रक्चर की वजह से था, क्योंकि उनके जो मिडफील्डर्स थे उनके अंदर क्या था, इंटेलेक्ट था, फुटबॉल इंटेलेक्ट था कि पीछे आके ड्रॉप करना। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है मुझे लगता है कि जो जॉर्डन जो है साउथ कोरिया को हराया है। तो ये एक चीज़ है। बाकी आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी फ़िलासफ़ी की, और उस फ़िलासफ़ी का नाम है थियागो मोटा की फ़िलासफ़ी। उसके ऊपर मैं बात करूँगा। थियागो मोटा इस वक्त इटली में बोलोनिया को मैनेज कर रहा है। बोलोनिया जो है वो 5th पोजीशन पे है इस मोमेंट एंड टाइम पे, और बोलोनिया 2 प्रिंसिपल्स शदीद किस्म के इस्तेमाल करें, और ऐसा हो नहीं सकता था कि मैं अपने चैनल पे इसकी बात ना करूं। थियागो मोटा जो है उसने एक थीसिस लिखा था, और उसमें उसने एक बहुत इम्पॉर्टेंट किस्म की एक हेडलाइन लिखी थी कि यार वाई द बॉल इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, क्यों जो बॉल है वो इम्पॉर्टेंट होती है एक एक किसी भी मैच में, किसी भी फुटबॉल मैच में। वो बेसिकली 2 से 3 मैनेजर्स को बहुत ज़्यादा मानता है। उसमें से एक है मार्सेलो बियल्सा, उसकी फ़िलासफ़ी को वो काफ़ी ज़्यादा मानता है। दूसरा वो जिस मैनेजर की फ़िलासफ़ी को बहुत ज़्यादा मानता है वो है जर्मनी का शाहरुख खान, योकिम लॉव। जी हाँ, जिसको वाईजे रिव्यूज़ जो है वो बोलते हैं कि जी ये जर्मनी का शाहरुख खान है। तो जर्मनी का शाहरुख खान की जो एक डिफेंसिव प्रिंसिपल्स थे कि यार ये डिफेंसिव प्रिंसिपल्स हैं, हमने बॉल जल्द से जल्द जीतनी है, हमने बॉल काउंटर प्रेसिंग के थ्रू जीतनी है, वो प्रिंसिपल ये यूज़ करता है थियागो मोटा इन हिज मैनेजेरियल फ़िलासफ़ी। और इसने अपने थीसिस में लिखा भी हुआ है इन दोनों के बारे में। एक इसके बारे में जर्मनी के शाहरुख खान के बारे में, और दूसरा जो है वो इसके बारे में लिखा हुआ है कि किस तरह से वो मार्सेलो बियल्सा को मानता है। ये 2 मैनेजर्स के अंडर पहले ही खेल चुका है। इंटर मिलान में ये ट्रेबल जीता था होजे मोरिनियो के साथ, थियागो मोटा। तो उसकी फ़िलासफ़ी को ये बहुत ज़्यादा मानता है। और दूसरा जो मैनेजर है जिसको ये मानता है वो है गैस्परिनी, एग्जैक्टली, जो अभी अटलांटा का मैनेजर है। गैस्परिनी जो है वो उस टाइम पे 2009 में या 8 में आई थिंक वो जिनोआ का मैनेजर था। तो वहाँ पे ये होता था कि ये जो दोनों टीम्स होती थी, मोरिनियो ये कहता था कि वर्टिकल पासेस करो, और ये भी गैस्परिनी भी कहता था कि वर्टिकल पासेस करो। दोनों की एक चीज़ बहुत ज़्यादा सिमिलर थी, लेकिन गैस्परिनी ये कहता था कि अगर तुम्हारे पास एक साइडवेज ऑप्शन है तो तुम साइड पे पास करके फिर वर्टिकल पास मारो। ठीक है, पैसिव एग्रेसिव पास होना चाहिए तुम्हारा, ऐसे वो बोलता था। मतलब डायरेक्ट लाइन ब्रेकिंग पास करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास कोई ऑप्शन है, ये गैस्परिनी बोलता था। होजे मोरिनियो क्या कहता था कि भाई डायरेक्ट लाइन ब्रेकिंग पास मुझे चाहिए, एक ही चीरते हुए पास में लाइंस को खोल दो, धागे खोल दो, ये होजे मोरिनियो कहता था। क्योंकि होजे मोरिनियो ये समझता है कि मूव द बॉल क्विकली, क्या करना है, मूव द बॉल क्विकली। अगर तुम मूव द बॉल क्विकली करोगे तो क्या क्रिएट होगा, स्पेस क्रिएट होगा, चांसेस क्रिएट होंगे, और स्पेस क्रिएट होने की वजह से चांसेस क्रिएट होते हैं। तो वो इसमें बिलीव करता है कि मूव द बॉल क्विकली, स्पेस क्रिएट होगा, फिर चांस क्रिएट होगा। दैट्स द ओनली वे टू अटैक इन मोरिनियोस फिलॉसफी। ये उसकी फिलॉसफी का मेन प्रिंसिपल है ये मोरिनियो की। इसको भी थियागो मोटा काफ़ी ज़्यादा मानता है, लेकिन अगर मैं मोटी मोटी बात में समझाने की कोशिश करूँ, थियागो मोटा बेसिकली क्या करता है, करता क्या है, वो 4-5-1 में डिफेंड करता है। ठीक है, ऑफ द बॉल उसको पता है कि 4-5-1 मेरा एक डिफेंसिव स्ट्रक्चर है। उसका बेसिक स्ट्रक्चर है 4-3-3। बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है उसका 4-3-3 होता है, लेकिन यहाँ पे आती है मूवमेंट ऑफ द बॉल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थियागो मोटा के लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने पोजेशन रखनी है, आपने पोजेशन को मेंटेन करके रखना है, और आपने बॉल जल्द से जल्द जीतनी है। जैसे ही आप उसको क्या करो, लूज़ करो, तभी वो योकिम लोव के उस प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करता है जब भी ज़रूरत पड़ती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है, वो ये है कि उसके जो फुल बैक्स हैं, फुल बैक्स जो होते हैं वो उसके टक इन करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। और वो क्या करता है, उसने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं 2-7-2 के साथ खेलना चाहता हूँ। अब तुम कहोगे ये बड़ी अजीब किस्म की फ़िलासफ़ी है, बड़ी अजीब किस्म का यार ये वो है फॉर्मेशन है, लेकिन वो हॉरिजॉन्टली नहीं बोल रहा, वो वर्टिकली बोल रहा है। वर्टिकली वो कहता है कि 2-7-2 होना चाहिए, यानी कि वाइड स्पेसेस में 4 बंदे होने चाहिए, 4 बंदे। और जो मिडल के स्पेस है, मिडल की जो लाइन है उसके अंदर कितने, जो सेंटर का स्पेस है उसके अंदर 7 बंदे होने चाहिए, इंक्लूडिंग द गोलकीपर।
वर्टिकली बात कर रहा है, वो नीचे से ऊपर पढ़ो, साइडवेज मत पढ़ो। तो वो चीज़ है जो कि वो उसमें वो बिलीव करता है। और उसके जो अक्सर मैंने देखा है कि उसके जो फुल बैक्स हैं वो टक इन कर जाते हैं, फुल बैक्स टक इन करते हैं। और मोस्टली आप ये देखोगे कि उसका एक पीछे सेंटर बैक होता है, एक सेंटर बैक है, दो उसके फुल बैक्स हैं, तो बैक थ्री बन जाता है। हमेशा जो दो फुल बैक्स होते हैं मोस्टली वो क्या बना रहे होते हैं, बैक थ्री बना रहे होते हैं। और एक डिफेंसिव मिडफील्डर जो होता है वो पीछे होता है। मीन्स के 4 बंदों का क्या होता है, रेस्ट डिफेंस होता है थियागो मोटा का। 4 बंदों का 3+1 रेस्ट डिफेंस होता है। बाकी जो 6 बंदे होते हैं वो कोशिश करते हैं, या 5-6 बंदे जो हैं वो फ्लड करने की कोशिश करते हैं इनसाइड द बॉक्स। और एक कोशिश कर रहा होता है कि यार किसी तरह वाइड से क्रॉस मारने की कोशिश की जाए, बिकॉज वाइड से काफ़ी क्रॉसेस ये लोग करते हैं। इवन दो दे बिलीव कि वर्टिकली बॉल को मूव करना चाहिए क्विकली, लेकिन क्रॉसेस भी ठीक ठाक इनके आते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से जो थियागो मोटा है वो ऑपरेट करने की कोशिश करता है। बहुत बार मैंने देखा है कि इसका जो गोल कीपर है ना उसको ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करता है। अगेन दिस इज़ योहान क्राइफ फिलॉसफी, ये फिर से उसका प्रिंसिपल आता है यहाँ पे, ठीक है, कि मैंने गोल कीपर को इन्वॉल्व करना है, गोल कीपर मेरा तीसरा डिफेंडर होगा, इस तरह भी होता है। तो वो बैक थ्री गोल कीपर के साथ वो बनाता है जब वो बिल्डअप कर रहा होता है। अब ये बात क्या हो रही है, पीछे से बिल्डअप की बात हो रही है, बिल्डअप। इसके जो 2 सेंटर बैक्स हैं वो आगे होते हैं और एक मिडफील्डर जो है वो टक इन कर जाता है। तो इस तरह क्या बनता है, बैक थ्री इसका इस तरह गोल कीपर से बन जाता है। फिर इसके जो सेंटर बैक्स होते हैं, 2 सेंटर बैक्स, वो डबल पिवट में घुस जाते हैं। दोनों सेंटर बैक कहाँ घुस जाते हैं, डबल पिवट के अंदर, ठीक है, एज अ मिडफील्डर ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं। और फिर 2 विंगर्स जो हैं वो थोड़ा सा पीछे आएंगे, विंगर्स पीछे आ जाते हैं। तो इस तरह 3-4-3-1 बन जाता है, ठीक है। और फिर इनके जो विंगर्स होते हैं, जो विंगर्स होते हैं वो क्या करते हैं, या तो अपने जो सेंटर बैक्स हैं उनको लॉन्च करने की कोशिश करते हैं, या जो आगे फ्रंट 4 के अंदर जो जितने भी अटैकिंग प्लेयर्स हैं उनको लॉन्च करने की कोशिश करते हैं। तो तुम हमेशा देखोगे कि 4 से 5 बंदा जिनोवा का हमेशा रिलीज़ करने के लिए काउंटर अटैक पे जो है वो तैयार होगा, या अटैक में वो तैयार होगा कि भाई काउंटर पे रेडी रहो, हमने लॉन्च होना है। इस तरह वो तैयार होता है 4 से 5 बंदा, और वो हमेशा वो स्पेस ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं। और मोस्टली मैंने इनके विंगर्स को देखा है कि जब बिल्डअप हो रहा होता है ना पीछे आ जाते हैं, जब भी बिल्डअप हो रहा होता है, और फिर वहीं से काउंटर अटैक जनरेट करने की कोशिश करते हैं। सो दे डू बिलीव इन बिल्डअप। अगर आप इनके स्टैट्स निकाल के देखोगे तो ये तकरीबन 590 पासेस करते हैं पर 90 मिनट्स, 590 पासेस करते हैं पर 90 मिनट्स। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसमें जो 57% जो पासेस होते हैं इनका, अगर पोजेशन 57% है हर गेम के अंदर एवरेज, तो वो इनके अपने हाफ में होते हैं। मसला ये है, इनके अपने हाफ में ये साइडवेज पासेस कर रहे होते हैं, हाफ में ये वर्टिकल पास करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये हो रहा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ऑपोजिशन के बॉक्स में इतने पासेस नहीं है, फील्ड टिल्ट इतना ज़्यादा नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पेनिट्रेशन कभी कभी नहीं हो पाती जिनोवा की इन द ऑपोजिशन बॉक्स। तो ये इनका इस तरह से मंत्र है। एंड दे बिलीव इन अ 3-2-5 कि जब भी हम अटैक करें तो यार 3-2-5 का एक स्ट्रक्चर मेंटेन करके हमने करना है, जो कि आजकल हर कोई यूज़ कर रहा है। बार्सा भी यूज़ कर रही है, लिवरपूल, एवरीवन इज़ यूजिंग दैट। लेकिन जो मेन चीज़ जो मुझे लगती है ना वो ये है कि गोलकीपर को यूज़ करना, और जो इनका जो सेंटर बैक है, दोनों सेंटर बैक वो डबल पिवट में एज अ मिडफील्डर बन के खेलना शुरू हो जाते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जो मुझे लगता है। तो ये एक इस तरह की इनकी फ़िलासफ़ी है। और मैन मार्किंग में ये बिलीव करते हैं, लाइक मार्सेलो बियल्सा, दे बिलीव इन मैन मार्किंग। और ये जो कंट्रोल है ओवर द बॉल, हाउ टू सफोकेट स्पेसेस, हाउ टू काउंटर प्रेस, वो ये लेते हैं योकिम लॉव से, और वर्टिकल पासेस लेते हैं होजे मोरिनियो से। तो ये 3 मैनेजर्स हैं जिसकी ये बात बहुत ज़्यादा करता है कि यार मैंने ये तो लाजमी करना है। और कर्व ऑफ द बॉल की वो बात करता है कि यार जितनी बॉल हमारे पास रहेगी उतना ज़्यादा हमारे पास पोजेशन रहेगा। तो वो कर्व ऑफ द बॉल को या बॉल की इंपॉर्टेंस को उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो समझता है। तो ये चीज़ है जो कि थियागो मोटा की फ़िलासफ़ी है। ही बिलीव्स इन दीज 3-4 मैनेजर्स और इनको इम्प्लीमेंट करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा नाम है शायान उबैद अलेक्जेंडर। अजीज़ुन हस्ता ला विस्ता।